नमस्कार दोस्तों, इंफ्राडोज के नए एपिसोड में आपका स्वागत है। तो चलिए शुरू करते हैं। पहली खबर की शुरुआत करते हैं हमारी इंडियन नेवी से, जिनकी फायर पावर अभी और बढ़ने वाली है क्योंकि आईएनएस रिद्धिमान इसी साल के अंदर अंदर अप्रैल और मई के आसपास इंडियन नेवी की सर्विसेज को ज्वाइन कर लेगी। तो दोस्तों मैं आपको पहले ही बता दूं, ये कोई कॉमन सबमरीन नहीं है, ये एक न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन है और इस तरह के सिर्फ दो ही सबमरीन देश के अंदर ऑपरेशनल है। एक आईएनएस अरिहंत जो कि 2016 में कमीशन की गई थी, जबकि दूसरी आईएनएस अरिहंत जो कि 2024 में कमीशन की गई थी। ओवरऑल इस तरह की तीसरी सबमरीन होगी जिसे विशाखापट्टनम के सिक्रेटिव शिप बिल्डिंग सेंटर में बनाया गया है। इसकी मेन खासियत ये है कि दूसरी अटैक सबमरीन के कंपैरिजन में काफ़ी ज़्यादा स्टेल्दी है और काफ़ी लंबे समय तक ये अंडर वाटर रह सकती है, जिसके लिए इसको डिटेक्ट करना काफ़ी डिफिकल्ट है। K-15 और K-4 मिसाइल से इसको इक्विप किया जाना है। अगली दो अपडेट वाइब्रेंट विलेज प्रोग्राम को लेकर है, जहां पर इसका फेज 2 लॉन्च कर दिया गया है हमारे यूनियन होम मिनिस्टर के द्वारा और ऐसा बताया गया है कि इस बार दूसरे भी इंटरनेशनल बॉर्डर्स को कवर किया जाएगा। तो दोस्तों अगर इस प्रोग्राम के बारे में आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूं कि ये स्कीम सबसे पहले 2023 में लॉन्च की गई थी, चाइना को ध्यान में रखते हुए, क्योंकि मेन टारगेट यही था कि इंडिया चाइना बॉर्डर पर हमारे जो बॉर्डर एरियाज है वहां पर वाइब्रेंट विलेजेस को डेवलप करके माइग्रेशन को रोका जा सके, ताकि बॉर्डर एरियाज में हमारी अच्छी खासी पॉपुलेशन हो। पहले फेज में इंडिया चाइना बॉर्डर पर बहुत सारे विलेजेस को तैयार किया जा रहा था और ये भी प्रोग्राम के रिजल्ट अच्छे खासे रहे हैं। तो अब उसी के बेसिस पर पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार के साथ हमारे जो बॉर्डर्स हैं वहां पर भी इस तरह के वाइब्रेंट विलेजेस तैयार किए जाएंगे। 15 स्टेट्स और 2 यूटीज को यहाँ पर कवर किया जाएगा और 1900 से ज्यादा विलेजेस यहाँ पर तैयार किए जाने हैं। 6,839 करोड़ रुपए सरकार इनके ऊपर खर्च करेगी और ऑन एन एवरेज हर विलेज के ऊपर 3 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। अगली दोस्तों अपडेट महाराष्ट्र से है, जहां पर दोस्तों महाराष्ट्र सरकार ने एडमिनिस्ट्रेटिव अप्रूवल दे दी है भंडारा गढ़चिरौली एक्सप्रेसवे को और लैंड एक्वायर करने के लिए 931.15 करोड़ रुपीज भी सैंक्शन किए गए हैं। तो दोस्तों एक्सप्रेसवे 4 लेन का एक्सेस कंट्रोल ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे होगा, जो भंडारा में सावरखेड़ा विलेज से स्टार्ट होकर गढ़चिरौली में रिजर्व फॉरेस्ट के पास जाकर टर्मिनेट हो जाएगा। भंडारा साइड पर नागपुर गोंदिया एक्सप्रेसवे से भी कनेक्टेड होगा। कुल मिलाकर 94.24 किलोमीटर के आसपास की लेंथ होगी, जिससे कि कई सारे मिनरल रिच, ट्राइबल और नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट्स के बीच में एक स्ट्रेटेजिक लिंक क्रिएट हो जाएगा। और जैसे ही इसके लिए लैंड एक्विजिशन कंप्लीट होता है तो यहाँ पर आपको ग्राउंड वर्क भी स्टार्ट होता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्तों अपडेट एक एमआरओ फैसिलिटी को लेकर है, जहां पर ब्राजीलियन कंपनी इम्ब्रेयर और इंडियन कंपनी महिंद्रा ग्रुप मिलकर एक जॉइंट वेंचर फॉर्म कर रहे हैं और दोनों कंपनीज मिलकर भारत के अंदर C390 एयरक्राफ्ट के लिए एक एमआरओ फैसिलिटी को ओपन करेंगे। दोस्तों C390 मिलेनियम एयरक्राफ्ट एक एम्ब्रेयर का ही मॉडल है और ये मेनली एक मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट है, जो फिलहाल ब्राजील, पोर्चुगीज और हंगेरियन एयरफोर्स के द्वारा इस्तेमाल किया जाता है। और क्योंकि इंडियन एयरफोर्स को भी कई सारे मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट की जरूरत है, तो ये ब्राजीलियन कंपनी चाहती है कि भारत इन एयरक्राफ्ट को खरीदे और इसी के चलते ये भारत में लगातार इसको पुश करने में लगे हुए हैं। इनफैक्ट ये इसके लिए भी तैयार है कि वो इस पूरे एयरक्राफ्ट को भारत के अंदर बनाएंगे और ये जो एमआरओ फैसिलिटी तैयार की जानी है ये भी उसी का ही हिस्सा होगी। अगली दोस्त अपडेट हमारी रेलवे की तरफ से है, जहां पर इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई ने 15 कार का पहला EMU रेक रोल आउट कर दिया है और इसे मुंबई सबअर्बन रेल नेटवर्क पर ऑपरेट किया जाएगा। दोस्तों मुंबई सबअर्बन रेल के लिए मेनली अभी फिलहाल 12 कोच के ही ट्रेन सेट्स ऑपरेट होते हैं, लेकिन पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए 15 कोच और 18 कोच के ट्रेन सेट्स यहाँ पर इंट्रोड्यूस किए जाएंगे और वो भी बड़े स्केल पर, जिसमें से बहुत सारे ट्रेन सेट्स की मैन्युफैक्चरिंग इंटीग्रल कोच फैक्ट्री चेन्नई में हो रही है। अभी उसमें से पहला रेक इन्होंने रोल आउट कर दिया है। ये एक नॉन AC रेक है जो कि वेस्टर्न रेलवे को एलोकेट किया गया है, जो अगले कुछ ही दिनों के अंदर अंदर इसकी टेस्टिंग स्टार्ट कर देंगे। 7,500 पैसेंजर्स के आसपास इसकी पैसेंजर कैरिंग कैपेसिटी है और ICF के द्वारा बताया गया है कि अगले कुछ ही महीनों के अंदर अंदर इसी तरह के 12 और रेक्स को रोल आउट करेंगे। अगली दोस्तों अपडेट इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर को लेकर है, जहां पर दोस्तों इस प्रोजेक्ट को एक काफी बड़ा बूस्ट मिल चुका है, क्योंकि अडानी पोर्ट्स और स्पेशल इकोनॉमिक जोन लिमिटेड ने फ्रांस की द पोर्ट ऑफ मार्सिले फोर्स के साथ ट्रेड फैसिलिटेशन, पोर्ट इनोवेशन और इंडिया यूरोप कनेक्टिविटी को बढ़ाने के लिए MOU साइन कर लिया है। तो दोस्तों इंडिया मिडिल ईस्ट इकोनॉमिक कॉरिडोर के थ्रू भारत को मिडिल ईस्ट के रास्ते यूरोप से डायरेक्टली कनेक्ट करने की बात की गई है और मेनली ये टाइप का ट्रेड रूट होगा, जिससे कि बहुत लंबे लंबे जो ट्रेड रूट्स है वो बाईपास किए जाएंगे। मिडिल ईस्ट में इजराइल की हाइफा पोर्ट अडानी ऑलरेडी एक्वायर कर चुका है, जो कि हमारे एक्सपोर्ट्स के लिए गेटवे होगा टू यूरोप। और अभी यूरोप में अलग अलग पोर्ट्स के साथ अडानी ग्रुप टाइप करने की कोशिश कर रहा था, जिसमें फ्रांस की सबसे बड़ी पोर्ट मार्सिले फोर्स पोर्ट के साथ में अभी एग्रीमेंट साइन हो चुका है। तो एक तरह से आप कह सकते हैं कि इस कॉरिडोर के अंतर्गत जो इंडिया वाला हिस्सा था वो तो पहले ही कंप्लीट था, क्योंकि हमारे देश के अंदर पोर्ट्स बनी हुई हैं और बनाई भी जा रही हैं, और यूरोप वाले हिस्से में भी अब कनेक्शन हो चुका है क्योंकि फ्रांस के साथ में एग्रीमेंट साइन हो चुका है। अभी इसका मिडिल ईस्ट वाला हिस्सा ही बचा है, होपफुली उसका भी सोल्यूशन हमें जल्द देखने को मिलेगा। अगली दोस्तों अपडेट रोड्स और हाईवेज को लेकर है, जहां पर नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया फॉरेस्ट रोड्स और हाईवेज को लेकर एक नए प्रपोजल पर काम कर रही है और अगर ये अप्रूव कर दिया जाता है तो जो रोड्स और हाईवेज सेंसिटिव फॉरेस्ट जोन से पास होते हैं वहां पर आपको टेबल टॉप रेड मार्किंग्स वाले रोड देखने को मिलेंगे।
तो दोस्तों अगर आपको याद होगा तो ऐसे जस्ट कुछ हफ्ते पहले ही एनएचएआई के द्वारा इसी टाइप का एक पायलट प्रोजेक्ट सक्सेसफुली कंप्लीट किया गया था मध्य प्रदेश के वीरांगना दुर्गावती टाइगर रिजर्व के अंदर, जहां पर 2 किलोमीटर के घाट सेक्शन पर इसी तरह की टेबल टॉप रेड मार्किंग्स की गई थी। इससे होता ही है कि जैसे ही कंप्यूटर्स उस एरिया में पहुंचते हैं तो वो बिल्कुल अवेयर हो जाते हैं कि ये एक सेंसिटिव एरिया है और वहां पर वो केयरफुली ड्राइव करते हैं ताकि वाइल्ड लाइफ को कोई नुकसान ना हो। इसी तरह देश के अंदर बहुत सारे ऐसे रोड्स हैं जो कि वाइल्ड लाइफ से गुजरते हैं, तो उनके ऊपर भी सेम चीज इंप्लीमेंट करने की बात की गई है। अगली दोस्त अपडेट तमिलनाडु से है, जहां पर चेन्नई ग्लोबल स्पोर्ट्स सिटी का काम फाइनली आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर तमिलनाडु के सीएम ने फाउंडेशन रखने का काम कर दिया है। तो दोस्तों ये स्पोर्ट्स सिटी काफी लंबा पेंडिंग प्रोजेक्ट है जो कि चेन्नई के अंदर सीमनचेरी में बनाई जाएगी। 127 एकड़ की एरिया में फैली होगी और 3 फेज में इसका काम होना है, जहां पर पहले फेज में कोर ट्रेनिंग और रेजिडेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, दूसरे फेज में स्पेशलिस्ट ट्रेनिंग सेंटर्स, कंपटीशन रेडी वेन्यूज और स्पेक्टेटर इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा, जबकि तीसरे फेज में ये पूरा का पूरा इकोसिस्टम क्रिएट कर दिया जाएगा बची कुछ फैसिलिटीज को बनाकर। फिलहाल पहले फेज को लेकर काम स्टार्ट हुआ है और ये सबसे बड़ा होने वाला है, क्योंकि 83.25 एकड़ की एरिया में फैला होगा। आउटडोर स्पोर्ट्स फैसिलिटीज जैसे कि बीएमएक्स ट्रैक, स्केटबोर्डिंग, शूटिंग रेंज, मिनी गोल्फ, पिकल बॉल कोर्ट्स, इस तरह की कई सारी चीजें यहाँ पर बनाई जानी है और 261 करोड़ रुपीज के आसपास इसके ऊपर खर्च आएगा और अगले 2 सालों के अंदर अंदर आपको पहला फेज बनता हुआ दिखाई देगा। अगली दोस्त अपडेट यमुना अथॉरिटी को लेकर है, जिन्होंने लेटर ऑफ इंटेंट अलॉट कर दिया है 4 अलग अलग कंपनीज को उनकी इन्वेस्टमेंट के लिए। और ऐसा बताया गया है कि ये कंपनीज मिलकर 1220 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट करेंगी। तो दोस्तों ये प्रपोजल्स डेटा सेंटर, अपैरल और पैकेजिंग जैसे सेक्टर्स में अप्रूव किए गए हैं, जहां पर सिंगापुर बेस्ड GINPL के द्वारा 50 एकड़ की एरिया में 750 करोड़ रुपीज का एक पैकेजिंग हब सेटअप किया जाएगा। बीके सिल्स कॉर्पोरेशन के द्वारा 5 एकड़ की एरिया में एक हाइपर स्किल का डेटा सेंटर सेटअप किया जाएगा, जहां पर 400 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट होगी। इटली बेस्ड सिम्प्लास ग्रुप के द्वारा भी 70 करोड़ रुपीज की फैक्ट्री सेटअप की जाएगी, जहां पर प्लास्टिक और मोल्डिंग प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर किए जाएंगे ऑटोमोटिव इंडस्ट्री के लिए। सिमिलरली सैप्स एक्सपोर्ट्स के द्वारा भी सेक्टर 29 में एक अपैरल फैक्ट्री सेटअप की जाएगी, 60 करोड़ रुपीज की इन्वेस्टमेंट ये भी करेंगे और ओवरऑल इन सभी इन्वेस्टमेंट के चलते 7000 से ज्यादा जॉब जनरेट होंगी। आज की दोस्तों आखिरी अपडेट तेलंगाना से है, जहां पर आदिलाबाद एयरपोर्ट का काम फाइनली आगे बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि इस एयरपोर्ट को लेकर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया और इंडियन एयरफोर्स के बीच में सहमति भी बन चुकी है और साथ साथ दोनों ने मिलकर इसका मास्टर प्लान भी अप्रूव कर दिया है। तो दोस्तों एयरपोर्ट बेसिकली एक जॉइंट यूजर एयरपोर्ट होगा, बहुत मिलिट्री और सिविल एयरक्राफ्ट इसको इस्तेमाल करेंगे। 700 एकड़ ऑफ लैंड इसके लिए एक्वायर की जा रही है, जबकि कुल मिलाकर एयरपोर्ट 1000 एकड़ से ऊपर के एरिया में बनेगा। कुछ लैंड यहाँ पर पहले से अवेलेबल है। मास्टर प्लान के अकॉर्डिंग 3000 मीटर लंबा रनवे, एक नई टर्मिनल बिल्डिंग, टैक्सीवेज एंड एप्रन्स, एक डेडिकेटेड ATC टावर और नाइट लैंडिंग फैसिलिटीज यहाँ पर तैयार की जाएंगी ताकि 24/7 ऑपरेट हो पाए। अगर सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग जाता है तो दिसंबर 2027 के आसपास ये एयरपोर्ट आपको तेलंगाना में बनता हुआ दिखाई देगा। तो दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप अपनी तरफ से अपडेट सबमिट करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक पर क्लिक करके सबमिट कर सकते हैं। अगर आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।